बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, थीसिस राइटिंग गाइडलाइंस में आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर रिसर्च पेपर, रिसर्च थीसिस। और इसमें हम देखेंगे कि क्लियर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हम कैसे लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स, टेक्निक, रिसर्च फाइंडिंग्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हम किस तरह से ऐड करते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट में। तो एक बात आपको मैं शुरू पे ही बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट थीसिस का, रिसर्च का वो सबसे ट्रिकी पोर्शन है जो कि अगर हम इसको ऑर्डर में देखें तो टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट की बारी आती है, एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। लेकिन नॉर्मली रिसर्च मुकम्मल करने के बाद एक्चुअली ये फाइनलाइज होता है। उसकी वजह ये है कि एब्स्ट्रैक्ट में हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी करते हैं। यहाँ से आप अगर देख लें सीक्वेंस को तो हम अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है जी, और ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स को भी, और हमने टेक्निक कौन सी, मेथड कौन सा यूज़ किया है, और रिसर्च की फाइंडिंग्स क्या हैं, और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, हमारी जो रिसर्च डोमेन है, प्रॉब्लम डोमेन है, उसमें फ़्यूचर में क्या काम हो सकता है। तो ये वो वाला पोर्शन है रिसर्च पेपर का या थीसिस का कि जो कि आता तो तकरीबन स्टार्ट पे है लेकिन ये मुकम्मल सबसे एंड पे होता है। बट मैं इसको एक तरतीब के हिसाब से पहले डिस्कस कर रहा हूँ, तो बाकी कुछ चीज़ें फिर डेफिनेटली फर्दर लेक्चर्स में डिटेल में भी आएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। द एब्स्ट्रैक्ट अलाउज यू टू elaborate upon each major aspect of the research paper or thesis and helps readers decide whether they want to read the rest of the paper or not। तो ये elaborate करता है किसको, each major aspect of the research paper और thesis, यानी कि जो मैंने आपको प्रीवियस अभी स्लाइड में बताया, मेन स्लाइड पे, कि ये हमारी रिसर्च के बहुत सारे मेजर एस्पेक्ट्स को एब्स्ट्रैक्ट कवर कर देता है। यानी कि उसको उसको एक, जिसे हम उर्दू में एक मुहावरा, एक मकूला बोलते हैं कि दरिया को कूज़े में बंद करना। तो एब्स्ट्रैक्ट में हम यही काम कर रहे होते हैं कि पूरे थीसिस को, पूरे दरिया को हम एक कूज़े में, एक पैराग्राफ में एनक्लोज कर रहे होते हैं। और इसी एब्स्ट्रैक्ट की बेस पर जो रीडर्स हैं, जो हमारा रिसर्च पेपर या थीसिस देख रहे हैं या देखेंगे, वो ये डिसाइड करते हैं कि हमें इस पेपर से, हमें इस थीसिस से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा हमारे काम का। और वो इसी एब्स्ट्रैक्ट से डिसाइड करते हैं कि हमने इसको मज़ीद आगे पढ़ना है, फॉलो करना है या नहीं करना। Therefore, enough key information, summary results, observations, trends must be included to make the abstract useful to someone who may want to examine your work। तो हमें इसको उसी हिसाब से इंटरेस्टिंग बनाना होता है। तो डेफिनेटली जो मैंने बात की, तो ये सबसे एक ट्रिकी हमारा पोर्शन है थीसिस का या रिसर्च का, रिसर्च पेपर का। तो ये कंप्लीट भी सबसे एंड पे होता है नॉर्मली, लेकिन एक सीक्वेंस के हिसाब से मैं इसको स्टार्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ। एन एब्स्ट्रैक्ट समराइजेज यूजुअली इन वन पैराग्राफ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 350 वर्ड्स। अब इसमें लाजमी नहीं है कि ये 350 वर्ड्स ही हों, सम टाइम ये 400-450 वर्ड्स भी हो सकते हैं, 300-250 वर्ड्स भी हो सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 350 वर्ड्स की बात की है तो मतलब ये कि डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिसर्च, नेचर ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, हमारा हमारा रिसर्च एरिया क्या है, तो उसकी बेस पे इसमें कुछ कमी बेशी हो जाती है। लेकिन ये नॉर्मली एक पैराग्राफ होता है, इसमें ज़्यादा डिटेल में हम कुछ लिखने की पोजीशन में नहीं होते। द मेजर एस्पेक्ट ऑफ द इंटायर रिसर्च थीसिस और पेपर इन अ प्रेस्क्राइब्ड सीक्वेंस दैट इंक्लूड्स। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, किस सीक्वेंस से इंक्लूड करते हैं, वो यहाँ पर बताई गई। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सबसे पहले हम लिखते हैं, ठीक है जी। द ओवरऑल पर्पस ऑफ द स्टडी, जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी हम रिसर्च करने जा रहे हैं, उसका पर्पस ओवरऑल हमने लिखना होता है स्टार्ट पे, विद इन अ सिंगल सेंटेंस नॉर्मली। गोल, ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स हम लिखते हैं।
तो इनको मैं डिटेल में आगे डिस्कस करता हूँ, लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि ये जो पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, इनको हम नॉर्मली एक एक सेंटेंस में एनक्लोज करते हैं। उसके बाद नोवेल टेक्निक और मेथड, तो इसमें हम असल में अपने डिज़ाइन ऑफ स्टडी को डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम किस मेथड को फॉलो करेंगे अपनी रिसर्च को मुकम्मल करने के लिए। Evidence of the experience, or in simple words we can say major findings or trends found as a result of your analysis। तो हमने जो अब देखें यहाँ से आपको आइडिया आ रहा है कि हमने जो अपनी रिसर्च मुकम्मल की उसमें जो फाइंडिंग्स आनी है वो भी हमने एब्स्ट्रैक्ट में इंक्लूड करनी है। मतलब ये कि यहाँ से साबित हो रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट सबसे एंड पे मुकम्मल होगा। ठीक है, हम जब रिसर्च कर रहे होंगे, जब हम डाटा गैदर करेंगे, इनपुट डाटा लेंगे, उसके ऊपर कुछ इनपुट लेने के बाद उसके ऊपर कुछ एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, फिर हमें ये ट्रेंड्स मिलेंगे, फिर हमें ये चीज़ें फाइंड आउट होंगी। ठीक है, तो लेकिन एब्स्ट्रैक्ट एक सीक्वेंस के हिसाब से टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट आ रहा है। उसके बाद फिफ्थ है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ और डायमेंशंस। तो हमने डेफिनेटली जब हम किसी एक सब्जेक्ट में किसी एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो जब हम एक प्रोसेस से गुजरते हैं फिर हमें आइडिया होता है कि ये जो हमने लिटरेचर सर्वे किया, हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ रिसर्च पेपर्स पढ़े, डाटा गैदर किया, एनालिसिस किया, और फिर हमें आइडिया होता है कि इसके बियॉन्ड क्या हो सकता है। जैसे आपको याद होगा कि प्रीवियस मैंने आपको लेक्चर में एक माउंटेन की एग्ज़ाम्पल दी थी। ठीक है, तो जब आप माउंटेन के टॉप पे पहुंच जाते हैं, यानी कि एक जो करंट आपका रिसर्च है, रिसर्च पेपर है, थीसिस है, वो आप मुकम्मल करते हैं, टॉप पे आप पहुंचते हैं, फिर आपको फ्यूचर नज़र आता है। ठीक है जी, फिर आप देख सकते हैं कि इसमें फर्दर क्या क्या ऑप्शन हैं, फर्दर कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन सी वैलीज़ हैं। तो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ भी इसमें हम इंक्लूड करते हैं। अब हम इसको इन को फर्दर देखते हैं। हाउ डू यू नाउ देयर इज़ इनफ इंफॉर्मेशन इन योर एब्स्ट्रैक्ट। अब ये एक सिंपल सा एक रूल है कि आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट में रीज़नेबल, इनफ और सफिशेंट इंफॉर्मेशन ऐड हो गई है, या फिर यूँ कह लें कि आपका एब्स्ट्रैक्ट इस काबिल हो गया है कि जो रीडर्स हैं वो उसको पढ़ें और आपके रिसर्च में, आपकी रिसर्च में, आपके रिसर्च पेपर में, आपके रिसर्च थीसिस में इंटरेस्ट उनकी डेवलप हो जाए। तो कैसे आप इसका आइडिया लगाएंगे? अ सिंपल रूल ऑफ थंब इज़ टू इमेजिन दैट यू आर अनदर रिसर्चर डूइंग अ सिमिलर स्टडी और टेक हेल्प फ्रॉम सम अदर सीनियर कोलीग। तो आपने अपने आपको एक थर्ड पर्सन कंसिडर करना है। ठीक है, बिल्कुल न्यूट्रल हो के आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ना है। अगर आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा अपने ही काम को क्रिटिकली नहीं देख पाता, उसे उसमें कोई डेफिशिएंसी फील नहीं होती, तो आप किसी अपने सीनियर से, अपने कोलीग से, किसी थर्ड पर्सन से हेल्प भी ले सकते हैं कि वो आपके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़े। और उसको पढ़ने के बाद आपने क्या देखना है, देन आस्क योर सेल्फ, और इफ़ यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम सम ऑफ योर कोलीग, सम ऑफ योर सीनियर पर्सन, तो आप उससे ये पूछें फिर, इफ़ योर एब्स्ट्रैक्ट वाज द ओनली पार्ट ऑफ द पेपर यू कुड एक्सेस, वुड यू बी हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड देयर। तो अगर आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही मिले पढ़ने के लिए, और क्या उसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको, जो चीज़ें बताई गई हैं, जो शेयर की गई हैं, जो सबज़ बाग दिखाए गए हैं, यानी कि आपको उनमें कुछ अट्रैक्शन, कुछ इंटरेस्ट फील होती है। ठीक है, डज इट टेल द होल स्टोरी अबाउट योर स्टडी। अगर तो इसका आंसर येस में है, देन योर एब्स्ट्रैक्ट इज़ ओके। ठीक है, इफ़ द आंसर इज़ नो, देन द एब्स्ट्रैक्ट लाइकली नीड्स टू बी रिवाइज्ड। ठीक है जी, तो सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट आपको जैसा कि मैंने पहले बताया कि पूरे आपके जो स्टडी है, जो आपका रिसर्च पेपर है, रिसर्च थीसिस है, उसको उसको दरिया को एक कूज़े में बंद किया गया है। ठीक है, तो उसमें आपके मेजर जो एस्पेक्ट्स हैं, मेजर जो चीज़ें हैं, वो इसमें एनक्लोज होती हैं। तो अगर ये अट्रैक्टिव नहीं होगा, तो यू कैन से कि रीडर आपके आपके रिसर्च पेपर में, आपके थीसिस में वो इंटरेस्ट शो भी नहीं करेगा और इसको पढ़ेगा भी नहीं। सो एब्स्ट्रैक्ट शुड बी मोस्ट अट्रैक्टिव पोर्शन ऑफ योर रिसर्च पेपर और योर थीसिस।
द एब्स्ट्रैक्ट शुड नॉट कंटेन, अब इसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेंथी बैकग्राउंड और कंटेक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हमने कह दिया कि इसकी अप्रॉक्सीमेट जो लेंथ है वो 350 वर्ड्स है, तो इसमें डेफिनेटली आप जो लेंथी बैकग्राउंड तो ऐड कर भी नहीं सकते। ठीक है जी, यानी कि लिटरेचर सर्वे और कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन आप नहीं ऐड कर सकते। रिडंडेंट फ्रेजेस, अननेसेसरी एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स एंड रेपिटेटिव इंफॉर्मेशन, अगर आप ये चीज़ें लिखेंगे तो आपका तो जो लेंथ है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और हमने इसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी इंक्लूड करनी है, हमने इसमें अपना मेथड भी इंक्लूड करना है, अपनी फाइंडिंग्स भी इंक्लूड करनी है और फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी इंक्लूड करना है। ठीक है जी, तो ये चीज़, फिर एक्रोनिम्स और एब्रीवेशन इसमें नहीं आने चाहिए। फिर रेफरेंसेस टू अदर लिटरेचर, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे लिटरेचर को इसमें एब्स्ट्रैक्ट में रेफ़र करेंगे। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल करंट सर्च शोज़ दैट और स्टडीज़ हैव इंडिकेटेड और साइटेशन टू अदर वर्क, आप इसमें साइटेशन भी ऐड नहीं करते, कोई रेफरेंस ऐड नहीं करते। यूजिंग एलिप्टिकल एंडिंग विद दिस और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, इसमें बिल्कुल क्लियर और कंप्लीट सेंटेंसेस ऐड करते हैं। जार्गन और टर्म्स दैट में बी कंफ्यूजिंग टू द रीडर, तो इसमें कोशिश ये की जाती है कि सिंपल वर्ड्स में, कंसाइज वे में, कंप्रीहेंसिव वे में चीज़ों को आसान करके एक्सप्लेन किया जाए, प्रेजेंट किया जाए। एनी सॉर्ट ऑफ इमेज, इलस्ट्रेशन, फिगर और टेबल और रेफरेंसेस टू देम, तो किसी भी किस्म का इमेज, कोई ग्राफ, कोई फिगर, टेबल वगैरह भी यहाँ पर नहीं आता। तो जो चीज़ें आनी हैं वो आपको पहले बता दी हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें, 5 चीज़ें मेजर जो इसमें आनी है वो पहले आपको डिस्कस कर दी। अब वो 5 चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं। तो उसमें से सबसे पहली है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज़ अ सेंटेंस विच स्टेट्स व्हाट विल रीडर लर्न इन दिस रिसर्च। फ्यू स्टेटमेंट ऑफ पर्पसेस हम यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए सिर्फ एक सेंटेंस लिखा जाता है। ठीक है, तो मैंने कोई 2-3 जो मुझे इजीली अवेलेबल हुए रिसर्च पेपर जो मेरे पास मौजूद थे करंटली, मैंने उनमें से कोई रीज़नेबल जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो यहाँ पे इंक्लूड की है। जैसे ये एक पेपर है, उसकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसमें पहला सेंटेंस एब्स्ट्रैक्ट का यही लिखा हुआ था, इन दिस पेपर वेरियस फील्ड्स दैट आर रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डाटा साइंस हैव बीन डिस्कस्ड। तो ये जो पेपर था, जो भी था, ये डाटा साइंस की फॉर्मेशन के बारे में है। ठीक है जी, कि डाटा साइंस किस तरह से मुख्तलिफ फील्ड्स के साथ मिल के वो एक पूरा फील्ड, पूरा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है जी, वेरियस फील्ड्स दैट आर रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ डाटा साइंस। तो ये एक पेपर में ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इंक्लूड की गई थी, पहला सेंटेंस था ये एब्स्ट्रैक्ट का। The Quranic Arabic corpus is one of the most important computational tools that have been produced in Arabic language service। तो कुरान आपको पता है कि अरेबिक लैंग्वेज में है। ठीक है, तो अरेबिक लैंग्वेज के जो डिफरेंट हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं, ख़ास तौर पे कुरानिक स्टडीज़ के हवाले से, तो उसमें कॉर्पस है। ठीक है जी, अब ये कॉर्पस क्या होता है, कुरान के जितने भी वर्ड्स हैं उन तमाम वर्ड्स, ज़ाहिरी बात है जिस तरह से हम इंग्लिश में देखते हैं कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इसी तरह से अरेबिक में भी एक ग्रामर एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, जो अरेबिक से रिलेटेड है उनको पता है, सरफ और नहव ये ग्रामर के 2 बड़े मेजर फर्दर सब्जेक्ट्स हैं। तो हर वर्ड को उसकी एनोटेशन की गई होती है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड फेल है, कौन सा वर्ड हरफ है, कौन सा किस टाइप का है, माजी है, मुजारे है, और फर्दर डिटेल्स। तो वो कुरानिक अरेबिक कॉर्पस कहलाता है। तो कुरानिक अरेबिक कॉर्पस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटेशनल टूल है ये। ठीक है, दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इन अरेबिक लैंग्वेज सर्विस। अब ये एक और रिसर्च पेपर है, उसके एब्स्ट्रैक्ट की पहली लाइन। ठीक है, यहाँ पर हमें ये पहली लाइन पढ़ते ही आइडिया हो रहा है कि इस रिसर्च पेपर में जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो क्या है, कि कुरानिक अरेबिक कॉर्पस को डिस्कस किया गया होगा। ठीक है जी,
इस सूरत में अरेबिक लैंग्वेज को उसको सर्व किया गया, यानी कि अरेबिक लैंग्वेज, ज़ाहिर बात है जब हम किसी भी फील्ड में कोई नई रिसर्च करते हैं तो वो उस फील्ड को हम असल में सर्व कर रहे हैं। ठीक है जी। अगर कोई देखे ना, ऐधी साहब थे, उन्होंने जो है वो खिदमत खल्क का काम किया, लोगों की खिदमत का काम किया, तो उन्होंने लोगों की सर्विस की, लोगों को सर्व किया उन्होंने। तो इसी तरह से एक और रिसर्च पेपर है, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसेंट रिसर्च प्रॉब्लम्स स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस एंड मॉडलिंग। तो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है जी, इससे हमें आइडिया हो रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कोई ऐसा इसमें कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया गया है कि चीज़ें ऑटोमेटिकली यानी कि वो कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है जी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिसेंट रिसर्च है, और ख़ास तौर पे जब हम रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हैं या उनको मॉडल करते हैं, उनका डिज़ाइन वगैरह, उनकी मॉडलिंग वगैरह करते हैं। ठीक है। तो यहाँ से भी हमें आइडिया हो रहा है कि इस रिसर्च पेपर में क्या डिस्कस किया गया होगा। डेफिनेटली कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ऑटोमेशन की बात की गई होगी, और उसमें भी फिर सारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं, सिर्फ उसके जो स्टार्टिंग के यानी कि 2-3 फेजेज़ हैं, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस। अब रिक्वायरमेंट्स गैदर तो हो गई, उनका एनालिसिस और उनकी मॉडलिंग। ठीक है जी। तो इसी तरह से हम अपने रिसर्च में, एब्स्ट्रैक्ट में, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक सेंटेंस में उसको लिखते हैं। उसके बाद हैं गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। तो ये हैं तो 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, लेकिन आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो इसलिए इसको इकट्ठा ही अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। गोल्स आर एन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एंड रिजल्ट्स। ठीक है। हैविंग वन और मोर ऑब्जेक्टिव्स, तो ये एंड रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है। हैविंग वन और मोर ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। अब यहाँ से हमें समझ आ रही है कि गोल के अंदर कम अज़ कम 1 या 2 ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। ठीक है। यानी कि गोल्स जो हैं, वो जो एक गोल है उसको कुछ सब पार्ट्स में, छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया होगा, जिसको हम ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं। ठीक है जी। गोल्स आर टिपिकली ब्रॉड इन स्कोप, तो इनका स्कोप बड़ा होता है, ये बड़े टारगेट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ गोल माइट बी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज़ प्रॉफिट। अब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये गोल है कि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करें। अब इस प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए वो कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। वो स्टेप्स क्या होंगे? वो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। और एन इंडिविजुअल माइट हैव अ गोल टू बिकम सर्टिफाइड, कोई ख़ास किस्म की सर्टिफिकेशन कोई पर्सन अचीव करना चाहता होगा, ये उसका गोल है। तो उसके लिए वो कुछ डेफिनेटली सब्जेक्ट्स पढ़ेगा, कुछ एरियाज़ उसने स्टडी करना होंगे, तो वो उसके ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव्स आर अ स्पेसिफिक रिजल्ट यू आर ट्राइंग टू अचीव विद इन अ टाइम फ्रेम एंड विद अवेलेबल रिसोर्सेज। दे आर कंसिडर्ड मोर स्पेसिफिक एंड ईजियर टू मेजर। अब गोल्स भी मेजरेबल होते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको ईजीली मेजर किया जा सकता है। ठीक है। एज कंपेयर टू गोल, थिंक ऑफ देम एज द स्टेप्स यू विल टेक टू अचीव द गोल। सिंपल सी बात है कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो ऐसे स्टेप्स हैं कि जिनको आप उठाते हैं या जिनको आप जब मुकम्मल करते हैं तो आप गोल के करीब हो जाते हैं। ठीक है जी। थिंक ऑफ देम एज द स्टेप्स यू विल टेक टू अचीव द गोल। Example, a company's objective might be to call all existing customers with a special promotion to increase sales. अब उनका उनका जो गोल है वो तो है सेल को इंक्रीज़ करना, लेकिन जो उनके करंट जो कस्टमर उनका है, जो उनकी कस्टमर लिस्ट है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनको एक वो प्रमोशन दे रहे हैं कि जो भी हमारे रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं उनको हम ये फॉर एग्ज़ाम्पल सेल पे कोई चीज़ दे रहे हैं। ठीक है जी। पर्पज़ क्या है जी? अपनी ओवरऑल जो इनकम है, सेल है, उसको इंक्रीज़ किया जाए। फॉर एन इंडिविजुअल द ऑब्जेक्टिव माइट बी टू रिसर्च ऑल रेलिवेंट HR सर्टिफिकेशंस एंड रजिस्टर फॉर द एग्ज़ाम बिफोर द एंड ऑफ द ईयर।
तो किसी इंडिविजुअल के लिए ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि जी वो ह्यूमन रिसोर्स की सर्टिफिकेशंस को जो है वो उनकी रिसर्च करे, उनको सर्च करे और साल के एंड तक उसमें किसी में रजिस्टर्ड हो जाए। अब देखिए रजिस्टर्ड होना असल में उसका गोल नहीं था, सिर्फ रजिस्टर्ड होना काफ़ी नहीं है, ठीक है। गोल क्या है? गोल उसका होगा टू गेट सर्टिफाइड, ठीक है जी। गोल उसका है टू गेट सर्टिफाइड, वो सर्टिफाइड होना चाहता है, लेकिन ये उसका गोल है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए ही और शी फर्स्ट हैव टू रजिस्टर्ड इन द कोर्स और इन द सर्टिफिकेशन। जब वो रजिस्टर्ड होगा, ठीक है जी, फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ मतलब वर्क करेगा, फिर कुछ और करेगा, फिर एंड पे एग्ज़ाम्स देगा, तो फिर वो इस गोल को अचीव करेगा। दोबारा देखें, फॉर एन इंडिविजुअल द ऑब्जेक्टिव माइट बी टू रिसर्च ऑल रेलिवेंट HR सर्टिफिकेशंस एंड रजिस्टर फॉर द एग्ज़ाम्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। अब वो साल के एंड से पहले उसमें एग्ज़ाम्स में रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में रजिस्टर्ड होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो सर्टिफाइड हो गया। एग्ज़ाम्स में रजिस्टर्ड हो गया, अब उसके पास टाइम है, उसको एग्ज़ाम्स का डेट आएगी, मतलब उसका स्केड्यूल आएगा, डेट शीट आएगी, तो उस डेट शीट के अकॉर्डिंग उससे पहले प्रायर टू द एग्ज़ामिनेशन उसने प्रिपरेशन करनी है। उसके कुछ मॉड्यूल्स होंगे, मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 है उसके सर्टिफिकेशन का, तो वो तमाम मॉड्यूल्स की प्रिपरेशन करेगा। यहाँ से आप देखें इस पिरामिड में आप देख सकते हैं कि ये असल में तो हम गोल और ऑब्जेक्टिव्स को देखना चाह रहे हैं ना। ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं इंटरमीडिएट गोल्स। व्हाट स्टेप्स डू यू नीड टू टेक इन ऑर्डर टू गेट क्लोजर टू योर मेन गोल। और गोल क्या है? व्हाट यू अल्टीमेटली वांट टू अचीव। अब फिर गोल स्मार्ट होना चाहिए। अब इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। स्मार्ट एक मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं ये 5। S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रेलिवेंट एंड T फॉर टाइम बाउंड। तो हमारे जो गोल्स हैं वो स्पेसिफिक हों, ये ना हो कि वो स्कैटर्ड हैं, और फिर वो मेजरेबल भी हों, यानी कि हमें ऐसा है कि जी आप गोल ये रख लें कि जी मैं सुपरमैन बनना चाहता हूँ। अब सुपरमैन किस तरह का, उसकी कोई डायमेंशंस भी होनी चाहिए कि अगर मैं ये भी कर लूँ, ये भी मेरे अंदर आ जाए, ये भी क्वालिटी आ जाए, ये क्वालिटी भी आ जाए, ये क्वालिटी भी आ जाए, तो फिर ये मेरा गोल अचीव होगा। तो कुछ उसमें मेजरमेंट्स भी होने चाहिए, अचीवेबल भी होना चाहिए। एक बंदा ये कहता है जी कि मैं जो है वो फरिश्ता बनना चाहता हूँ, ये मेरा गोल है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो गोल अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है जी। और R फॉर रेलिवेंट और सम सेज रियलिस्टिक, तो रियलिस्टिक भी होना चाहिए। और T फॉर टाइम बाउंड, यानी कि उसके लिए कोई टाइम लिमिट्स भी होनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव और गोल्स हमें आइडिया हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव एक गोल के लिए इंटरमीडिएट गोल्स का काम करते हैं, और गोल्स से फर्दर विजन भी आ जाता है। विजन क्या है जी? विजन असल में हमारा एक ब्रॉडर टर्म है कि जो गोल्स से भी आगे, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि मल्टीपल गोल्स अचीव करते 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 विजन डेवलप हो जाता है। और इसकी ऑब्जेक्टिव्स की बेस में हमें कुछ एक्शन प्लान करने पड़ते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, कुछ टैक्टिक्स अडॉप्ट करना पड़ते हैं, फिर हमारे पास कोई आउटकम्स आता है, फिर हम ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं, फिर हम गोल्स अचीव करते हैं। तो ये कुछ इनका आपस का रिलेशन था। तो आउटकम्स आर द मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन ऑफ एन एक्टिविटीज रिजल्ट अगेंस्ट देयर इंटेंडेड और प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स। तो हमने कोई भी एक्शन परफॉर्म किया, हमने कोई ऑब्जेक्टिव अपना सेट किया, और उस ऑब्जेक्टिव को हम उसको एवेल्यूएट करेंगे, मेजर करेंगे हम, ठीक है जी। उस एक्टिविटी के, उस ऑब्जेक्टिव के हम रिज़ल्ट देखेंगे किस हवाले से? जो उसके इंटेंडेड रिज़ल्ट थे, जो पॉसिबल रिज़ल्ट्स थे, ठीक है जी। फ़र्ज़ करें, अब इससे क्या मुराद है? फ़र्ज़ करें एक बंदा कंपेन चलाता है, एक बंदा एडवर्टीज़मेंट करता है अपनी किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उसका इंटेंडेड रिज़ल्ट क्या था कि जी उसकी सेल
10% इंक्रीज़ हो जाएगी। उसने अच्छी खासी हैवीली उसने एडवर्टीज़मेंट की, ठीक है, कंपेन चलाई, ठीक है, और उसका इंटेंडेड आउटकम था, प्रोजेक्टेड रिजल्ट था 10% इंक्रीज़ सेल्स, ठीक है। अब जो ये सारी एडवर्टीज़मेंट चलाने के बाद उसने अपने एवेल्यूएट किया अपनी सेल्स को, अपनी इनकम को, तो वो जो सेल्स है वो 10% इंक्रीज़ हुई या नहीं हुई, तो ये आउटकम है। Outcomes are what you hope to achieve when you accomplish the goal. Again, using the same example, the organization's outcome might be to increase profit by 50% over last quarter. ठीक है, तो ये एक मतलब ये कि हमारा टारगेट था, गोल था, तो हमने अब उसको उसकी आउटकम को देखना है, मतलब हमने एक्चुअली उसको अब हमने कंपेयर करना है, एनालाइज करना है। For an individual, the outcome could be get a new job or get a pay increase as a result of earning a certification. तो उसने चूँकि अपना एक ऑब्जेक्टिव उसने रखा था कि मैं साल के एंड में रजिस्टर्ड हूँगा एग्ज़ामिनेशन में, और फिर वो रजिस्टर्ड हो गया और उसने एग्ज़ाम्स में अपीयर हुआ, उसका गोल था सर्टिफिकेशन गेट करना, वो उसने गोल अचीव कर लिया। तो अब उसका आउटकम क्या है, उसका बेनिफिट उसे क्या मिला? उसका बेनिफिट मिला कि उसने एक नई अच्छी जॉब उसने गेट कर ली, या फिर उसने पे में इंक्रीज़ गेट कर लिया, ठीक है जी। तो आउटकम्स हमारे पॉसिबल, पोटेंशियल, प्रोजेक्टेड, इंटेंडेड रिजल्ट्स होते हैं। आउटकम्स आर द मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन ऑफ एन एक्टिव रिजल्ट अगेंस्ट देयर इंटेंडेड और प्रोजेक्टेड। अब आ गई इसकी एग्जांपल, ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स एग्जांपल्स। डाटा साइंस used techniques like artificial intelligence, machine learning and deep learning to extract useful information and to predict patterns of future. अब ये एब्स्ट्रैक्ट वही जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस की थी उसी का अगला सेंटेंस आ गया, ठीक है जी। अब डाटा साइंस कुछ टेक्निक्स यूज़ करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें शामिल है, मशीन लर्निंग शामिल है, डीप लर्निंग शामिल है, टू एक्सट्रैक्ट यूज़फुल इंफॉर्मेशन एंड टू प्रोडिक्ट द पैटर्न ऑफ फ्यूचर। तो ये इसके इंटेंडेड जो है वो रिजल्ट्स हैं। यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है डाटा साइंस को करते हुए, और फ्यूचर के पैटर्न्स को प्रेडिक्ट किया जा सकता है, यानी कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो दूसरा जो रिसर्च पेपर था, देयरफॉर द मेन पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज़ टू प्रोवाइड सम डिटेल्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स ऑफ अरेबिक एंड इंग्लिश वर्ब्स। अब ये वो कुरानिक कॉर्पस उसका उस एब्स्ट्रैक्ट का अगला सेंटेंस था, ठीक है जी। अब ये आगे चल रहा है सेंटेंस, मैंने इसलिए इसको 3 डॉट्स लगा दिए, अदरवाइज़ ये उसमें एब्स्ट्रैक्ट में नहीं था, ये सेंटेंस आगे चल रहा था, मैंने इसको यहाँ तक स्टॉप किया है। इसलिए देयरफॉर द मेन पर्पस ऑफ दिस स्टडी, यानी कि वो कुरानिक कॉर्पस का कंटिन्यूटी है, इज़ टू प्रोवाइड सम डिटेल्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, कि हम कुरान का मॉर्फोलॉजिकल और सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो ये इसका आउटकम है, ये इसका इंटेंडेड रिजल्ट है। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस ऑटोमेशन, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन वाला, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस ऑटोमेशन प्रोसेस इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इसका जो ऑटोमेशन थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ऑटोमेशन, उसमें हमने रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग और रिक्वायरमेंट्स की बात की थी। तो उसकी आउटकम क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ये हम अपने जो एब्स्ट्रैक्ट है उसमें हम ऑब्जेक्टिव, गोल्स और आउटकम्स को भी डिस्कस करते हैं, और ये आमतौर पे एक सेंटेंस आता है। उसके बाद अगला जो थर्ड इसमें एलिमेंट जो ऐड करते हैं एब्स्ट्रैक्ट में, वो है नॉवेल टेक्निक, मेथड या फिर डिज़ाइन ऑफ स्टडी। इसको हम रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं, डिज़ाइन ऑफ स्टडी को। द रिसर्च डिज़ाइन और डिज़ाइन ऑफ स्टडी रेफर्स टू द ओवरऑल स्ट्रेटजी दैट यू चूज़ टू इंटीग्रेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द स्टडी इन अ कोहेरेंट एंड लॉजिकल वे। तो ज़ाहरी बात है, एक रिसर्च करने के लिए, एक स्टडी करने के लिए हमें कई एक कंपोनेंट्स, कई एक चीज़ें करना पड़ती हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन ऑफ स्टडी में, रिसर्च डिज़ाइन में हम किस तरह से वो सारे कंपोनेंट्स को आपस में लॉजिकली रिलेट करते हैं, तो वो डिज़ाइन ऑफ स्टडी कहलाता है। देयर बाय एंश्योरिंग यू विल इफेक्टिवली एड्रेस द रिसर्च प्रॉब्लम, ताकि आप रिसर्च प्रॉब्लम को बड़े बेहतर तरीके से
एड्रेस कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें, उसको उस रिसर्च को मुकम्मल कर सकें। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द ब्लूप्रिंट फॉर द कलेक्शन, मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। लें जी, ये वो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं किसी भी रिसर्च के। हम कुछ कलेक्ट कर रहे होते हैं डाटा, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम उस कलेक्शन के ऊपर कुछ मेजरमेंट्स, कुछ एनालिसिस, कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, और फिर उन टेक्निक्स के रिज़ल्ट में हम जो हमारे पास फाइंडिंग्स आती हैं, हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं, और यहाँ से फिर हम कुछ प्रेडिक्शन भी करते हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर रिसर्च के बारे में भी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिज़ाइन ऑफ स्टडी का मेन थीम है, मेन इसका पर्पज़। डिज़ाइन ऑफ स्टडी इज़ प्रेजेंटेड इन अ सिंगल सेंटेंस हेयर इन एन एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट में सिर्फ एक आध सेंटेंस में ये डिज़ाइन ऑफ स्टडी को लिखा जाता है। अब ये अगर हम डिज़ाइन ऑफ स्टडी की बात करें, रिसर्च डिज़ाइन की बात करें, तो इसके कोई 15-16 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों ने जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें आपने कुछ डिज़ाइन ऑफ स्टडी, कुछ ये टेक्निक्स, मेथड्स पढ़े होंगे। तो यहाँ पर ब्रीफली इसको हम सम अप करते हैं। तो मेनली यहाँ से आपको आइडिया हो गया कि हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो डाटा कलेक्शन के मेथड्स आ जाते हैं, और डाटा को एनालाइज करने के मेथड्स आ जाते हैं। तो बहरहाल देखते हैं रिसर्च मेथड्स फॉर कलेक्टिंग डाटा। तो ये कुछ रिसर्च मेथड्स हैं। एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, सर्वे क्वेश्चनरी हो सकती है, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप हो सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस आ सकती हैं, लिटरेचर रिव्यू है, केस स्टडी। ये प्रीवियस हमने डिस्कस किया था। ऐसी गाड़ी बनाई जो कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करती है, लेकिन वो सम टाइम आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उसकी बेस पे आप उसमें फ्यूचर का एस्पेक्ट ये इंक्लूड कर सकते हैं कि उसमें बैलेंस अचीव करने का कोई रिसर्च होनी चाहिए, ठीक है जी। फिर एड्रेसिंग लिमिटेशंस ऑफ योर रिसर्च। फिर आप अपने जो आपकी रिसर्च है उसमें लिमिटेशंस भी तो कुछ ना कुछ आपको नज़र आएंगी ना, उनकी बेस पे आप फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को बिल्ड कर सकते हैं। फिर कंस्ट्रक्टिंग द सेम रिसर्च इन न्यू कॉन्टेक्स्ट, लोकेशन और कल्चर। आप ये भी आप सुजेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में, आप पॉसिबिलिटी ये प्रपोज कर सकते हैं कि ये सेम रिसर्च किसी और कल्चर में, किसी और लोकेशन पर भी कंडक्ट होनी चाहिए, ठीक है जी। रीअसेसिंग एंड एक्सपेंडिंग थ्योरी, फ्रेमवर्क और मॉडल। फिर आप अपने जो भी आपने वर्क किया, जो आपने थ्योरी दी, जो आपने फ्रेमवर्क प्रेजेंट किया, जो आपने मॉडल प्रेजेंट किया, आप उसको उसके बारे में ये भी कह सकते हैं कि इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। रीअसेसमेंट हो, उसको दोबारा से असेस किया जाए, एनालिसिस असेसमेंट के बाद उसमें एक्सपेंड किया जाए, उसको मज़ीद इम्प्रूवमेंट उसमें की जाए। तो ये कुछ हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट है उसमें ये 5 पोर्शंस आते हैं। इसको अगर हम दोबारा से सम अप करें तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हमारे एब्स्ट्रैक्ट में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ जाती है, ठीक है जी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव और आउटकम्स उसमें इंक्लूड हमें करना पड़ते हैं, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, आउटकम इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद हम कोई डिज़ाइन ऑफ स्टडी मेथड हम अपनी रिसर्च का वो इंक्लूड करेंगे, और एविडेंस ऑफ द एक्सपीरियंस मेजर फाइंडिंग उसमें इंक्लूड करेंगे, और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये आप देख लें, ये आपके 5 चीज़ें हैं। आम तौर पे ये विद इन 5 सेंटेंसेस में आप इनको मुकम्मल करें, कोशिश ये करें। और ये 5 से लेकर फर्दर आपके 7 सेंटेंसेस या मैक्सिमम 8 सेंटेंसेस हो सकते हैं, और ओवरऑल आपको बता दिए कि 350 अप्रॉक्सीमेटली ये वर्ड्स होंगे। बट इसमें थोड़ी सी वेरिएशन हम अकॉर्डिंग टू रिसर्च कर सकते हैं। तो ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट आपका मोस्ट ट्रिकी पोर्शन ऑफ द रिसर्च होता है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।